Hello guys, welcome to Medical Bubble channel. Guys, in today's lecture we are talking about the 30th chapter, that is मानस, मनोदैहिक एवं अन्य बाल विकार. That is मानस बोले तो mental, मनोदैहिक behavior and अन्य मतलब miscellaneous pediatric disorder. सो बिफोर गोइंग दिस चैप्टर हमने इससे पहले 31 और 32, ठीक है, जिसमें हमने ग्रह जितने भी हैं उसका मॉडर्न कोरिलेशन एंड उसके साथ साथ जो हमने लाइफ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी डिसऑर्डर्स हैं 31 चैप्टर्स के, वो भी कंप्लीट किए हैं. आप वीडियो में जाके देख सकते हैं लाइव लेक्चर की. In today's topic we are talking about the one of the mental or behavioral disorder that is called as the Sayyamutra or enuresis. This Sayyamutra, or we can say enuresis, is actually comes in the 15th mark. 15 से लेकर 5 मार्क्स में ये हर एक यूनिवर्सिटी में दिखता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. पहला पॉइंट बोला है कि शय्यामूत्र का वर्णन संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, परंतु चिकित्सा ग्रंथ में वांगसेन एवं वैशज्य रत्नावली में निवारण का उल्लेख है. तो वांगसेन और वैशज्य रत्नावली आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका उल्लेख है शय्यामूत्र का. वैसे किसी बृहत्तरी संहिताओं में इसका उल्लेख नहीं है. फिर इसमें बोला है कि वांगसेन के अनुसार बालक जिस स्थान पर मूत्र त्याग करता है उस स्थान की आर्द्र मृतिका, ठीक है, जो गीली मिट्टी है उसको कांजी में भर्जित करेंगे, उसका भर्जन करेंगे और उसको चूर्ण रूप बनाकर मधु और घृत मिश्रित करके बच्चे को लेहन कराते हैं. तो इससे जो हमारा शय्यामूत्र वो सही हो जाता है. या फिर ये तो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है, पर इसमें हम बिंबी मूल स्वरस का प्रयोग ज़्यादातर आज के टाइम पर ओपीडी में करते हैं. तो ये वाला जो श्लोक है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बिंबी मूल स्वरस पीता शय्यामूत्र निवारयेत. तो इसको आप याद कर लेंगे भैषज्य रत्नावली के अकॉर्डिंग. फिर हम बात करते हैं मॉडर्न कोरिलेशन, इसका एन्यूरोसिस या फिर बेड वेटिंग से किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ना हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन्यूरोसिस और व्हाट इज़ बेड वेटिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ एन्यूरोसिस इज़ द वॉलेंट्री or involuntary repeated discharge of urine into cloth or bed even after an age when a bladder control normally get established, mostly after mental age of 5 years. देखो जनरली क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं आफ्टर द इन्फांट कंडीशंस में होते हैं वो यानी आफ्टर पार्चुरेशन, उसके बाद के समय से लेकर 1 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो इनके यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स होती हैं या फिर उनके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल में नहीं होती, तो वहाँ पर बेड वेटिंग दिख सकती है. लेकिन अगर 5 साल के बाद भी और उसके बाद भी अगर बेड वेटिंग जैसी कंडीशन दिख रही है तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिसऑर्डर वी कैन से दैट इज़ एन्यूरोसिस. ठीक है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर डिफरेंशियली यहाँ पर कि एन्यूरोसिस ज़्यादातर मेल्स में दिखाई देता है, फीमेल्स में कम दिखाई देता है, ये एक यहाँ पर दिखता है. देन एटियोलॉजी देखते हैं, इसकी निदान क्या है. सबसे पहले साइकोलॉजिक है, ठीक है. जैसे साइकोलॉजी क्या हो सकता है, ड्यू टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट, वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, अगर बहुत डांट रहे हैं, रिजेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, इन सब वजह से भी क्या होता है, साइकोलॉजी कंडीशंस की वजह से बेड वेटिंग हो सकती है. फिर टॉयलेट ट्रेनिंग जो स्टार्टिंग में दी जाती है बच्चे को, वो उसके ब्लैडर की कंट्रोल उसकी इम्प्रॉपर हुई है, उसके बेसिस पर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका शय्यामूत्र या फिर एन्यूरोसिस हो सकता है. थ्रेड वॉर्म इन्फेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी बच्चों में थ्रेड वॉर्म जो है उसके इन्फेक्शंस होते हैं जिस वजह से वहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता और एन्यूरोसिस कंडीशंस दिखती हैं. जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन, कोई भी जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन लाइक यूटीआई वगैरह हो गया, इस तरीके की कंडीशन अगर हो जाती है, इस कंडीशन में भी आपको एन्यूरोसिस दिखेगा. नेक्स्ट कंडीशन इज़ द एनाटॉमिक डिफेक्ट. कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो उसमें आगे भी दिखेगा किस तरीके से फाइमोसिस वगैरह इस तरीके से रहता है, तो उसमें भी क्या है बेड वेटिंग दिखती है. ऑर्गेनिक कॉज क्या हो सकते हैं, 5% लेस देन 5% में दिखता है. एसोसिएट सिम्टम ऑफ डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेनिंग, ड्रिबलिंग, गेट डिस्टर्बेंस एंड पुअर बोवल कंट्रोल, ये सब 5% मतलब बहुत कम केसेस में इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं. रेस्ट ऑफ थिंग्स साइकोलॉजिक ज़्यादातर होता है, थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन और जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. बाकी एनाटॉमिक डिफेक्ट भी यहाँ पर दिख सकता है. फिर इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है
क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है कि प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से किया ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी को हम बोलते हैं, प्राइमरी एन्यूरोसिस का दूसरा नाम होता है परसिस्टेंट एन्यूरोसिस। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। ज़्यादातर 90% लोगों में जो बच्चे होते हैं इन्फांट्स में वो ये दिखाई देता है प्राइमरी परसिस्टेंट, इन विच चाइल्ड हैज़ नेवर बीन ड्राई एट नाइट। इट मे बी नॉक्टर्नल एन्यूरोसिस विच इज़ मोस्ट कॉमन टाइप और इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़, ठीक है। ये एक तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप है और ज़्यादातर ये बॉयज़ में दिखता है, मेल्स में दिखता है। डायरोनल टाइप ऑफ प्राइमरी एन्यूरोसिस मोस्ट कॉमन इन गर्ल, ठीक है। ये देखो दिन में नहीं, सॉरी रात में नहीं होता है। इन द चाइल्ड नेवर बीन ड्राई एट नाइट, ठीक है। तो कभी भी ये जो है सॉरी दिन में नहीं होगा, बच्चा हमेशा रात में शय्यामूत्र करेगा ही करेगा। पर डायूरिनल मतलब दोनों टाइम, इन द केस ऑफ डे और नाइट ये गर्ल्स में दिखता है, लेकिन सिर्फ और नाइट में ये मेल्स में दिखता है। तो सेकेंडरी रिग्रेसिव एन्यूरोसिस की बात करते हैं। सेकेंडरी और इसी को दूसरा नाम बोलते हैं रिग्रेसिव एन्यूरोसिस। इट इज़ लेस देन 10%। ये जो 90% दिखता है ये 10% से भी नीचे दिखता है। इसमें क्या है, चाइल्ड हैज़ बीन कॉन्टिनेंट फॉर लास्ट 6 मंथ एंड देन अगेन शोज द सिम्टम्स। वो 6 महीने तक सही था, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से सिम्टम्स शो कर रहा है वेट वेटिंग के। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेसिव एन्यूरोसिस और वी कैन से सेकेंडरी एन्यूरोसिस, ठीक है। ये कम में होता है, 10% में होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, तो डायग्नोसिस में आप सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि कोई सोशल प्रॉब्लम तो नहीं है, पेरेंटिंग अच्छी तो नहीं है, क्या है प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल और इमोशनल फैक्ट, इमोशनल फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चे इमोशनली परेशान होने की वजह से भी बैड बैटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एग्जाम प्रैक्टिशनर। इंटेस्टिनल पैरासाइट इन्फेस्टेशन, थ्रेडवॉर्म तो नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन या एनाटॉमिक डिफेक्ट तो उसके अंदर नहीं है। इन सब चीज़ों को फिजिकली एग्जामिन करेंगे और उसकी वजह से अगर ये मैनिफेस्टेशंस अगर हैं उस पेशेंट के अंदर या बच्चे के अंदर, तो यू शुड नो दैट कि वो बैड बैटिंग इस कारणों की वजह से हो रहा है। यूरिन एनालिसिस इज़ द बेस्ट रीजन, ठीक है। यूरिन एनालिसिस सबसे पहले कराएंगे, यूरिन कल्चर करेंगे। यूरिन कल्चर में कोई एनामोली दिख रही है, पस्टर्स दिख रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बैड बैक्टिंग हो सकती है। अब इसके साथ साथ हम एक्सरे कराएंगे लंबोसेक्रल स्पाइन का, ताकि वहाँ पर कोई नर्व्स वगैरह का जो है नर्व्स तो नहीं दबी हुई है, नर्व्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि नर्व्स ही जो होती हैं वो सिग्नल्स को लेके आती हैं वॉइड करने के लिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी क्या है बैड बैटिंग हो सकती है। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, यूएसजी कराएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, यूएसजी से पता पड़ेगा कि कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो नहीं है। और इसके साथ साथ हम सिस्टो यूरेथ्रोग्राम और यूरोडायनेमिक स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। यूरोडायनेमिक स्टडी का मतलब होता है कि कैथेटर से हम देखते हैं कि कितना यूरिन इनपुट है, कितना इनपुट है और कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, उस बेसिस पर क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस बेसिस पर हम क्या है वॉइडिंग देखेंगे उसकी, ठीक है, सिस्टो यूरेथ्रोग्राम में। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद करनी है, ये वाली, कि जो DSM-5 क्राइटेरिया फॉर एन्यूरोसिस दे रखा है। तो DSM का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है। ये एक अप्रोच है जिसकी वजह से कुछ हम यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि ये इसकी वजह से ये डिसऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है। तो DSM बोले तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एन्यूरोसिस। तो इसमें इन्होंने 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं, DSM-5 नाम दिया है उसका। पहला क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ रिपीटेड इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री बॉइडिंग ऑफ यूरिन इनटू बैड और क्लॉथ, ठीक है। हम बच्चे को वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरीके से बेड पर जाने से पहले हम उसको उसका वॉइडिंग कराएंगे, उसका ब्लैडर को खाली कराएंगे। ये देखा भी होगा आप, हिसिंग साउंड से भी आप उसको खाली कराते हैं। तो दिस इज़ का कंडीशन विच इज़ गिवन इन द DSM-5। अगर इसके बाद भी बच्चा बैड बैटिंग कर रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है। A frequency of twice a week for at least 3 consecutive months or presents clinically significant distress or important in social, academic और अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली देखेंगे कि कोई स्ट्रेस तो नहीं क्रिएट हो रही है, कोई एकेडमिक्स में स्ट्रेस वगैरह क्रिएट तो नहीं हो रही है, सोशली ठीक है कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो क्राइटेरिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज इज़ एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एज और इक्विवेलेंट डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज देखेंगे कि जिस तरीके से
बच्चे का मेंटली भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे धीमे धीमे बच्चा ग्रो कर रहा है तो मेंटली भी ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो डेवलपमेंट भी देखेंगे उस तरीके से, क्रोनोलॉजिकल एज की जिस हिसाब से बढ़ रहा है बच्चा उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट कैसा है। क्योंकि कभी कभी कोई सिंड्रोम्स होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हो गया, तो उसमें मेंटली डेवलपमेंट उतना नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उसको दूसरी तरीके से ट्रीट करेंगे। द बिहेवियर मस्ट नॉट ड्यू टू द इनडायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक डायरेटिक्स, एंटीसाइकोटिक और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और ड्यू टू अनट्रीटेड इनकंटिनेंस और ड्यूरिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखो ये कंडीशन और दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि दूसरी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से या कोई दूसरी चीज़ों की वजह से अगर बहुत ज़्यादा यूरिन बैड वेटिंग हो रहा है तो वो इस क्राइटेरिया में से या मुद्र में नहीं लिया जाएगा, ये अब नॉर्मल नहीं होगा, ये तो दूसरी चीज़ का साइड इफेक्ट हो गया। द सिम्टम मस्ट नॉट बी ड्यू टू द जनरल मेडिसिन कंडीशन, ठीक है। सिम्टम्स जनरल मेडिसिन कंडीशन के बेस पर नहीं होने चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, नो ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ड्यू टू हाई स्पॉन्टेनियस क्योर रेट, ठीक है। 6 साल से बच्चे के जो नीचे बच्चा होता है उसमें आसानी से ट्रीट हो जाता है ये, तो उसमें ज़्यादातर हम क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी पर जाएंगे, है ना। तो इफ़ डिसऑर्डर कंटिन्यूज आफ्टर 6 ईयर ट्रीटमेंट इज़ गिवन, ठीक है। अगर 6 साल के बाद भी बच्चा बेड वेटिंग पर जा रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको देंगे क्या कहते हैं थेरेपी। सबसे पहली थेरेपी और बेस्ट थेरेपी इज़ अ बिहेवियरल थेरेपी। इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन बैड अलार्म एंड मोटिवेशनल थेरेपी, लीस्ट चांस ऑफ रिकरेंस, ठीक है। तो अगर हम दवाओं से रोकते हैं तो वो रिकरेंस का चांसेस हो सकता है, पर मोटिवेशनल करते हैं हम बच्चे को कि नहीं भाई अभी करना है, बैड अलार्म लगा देते हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग जो हमारे रिदमिक जो होता है सर्कैडियन रिदम उसमें आ जाता है और देन इट विल कम्स लाइक अ रिकरेंस, उसका बहुत कम चांसेस है। मोटिवेशनल थेरेपी मतलब कीप डायरी ऑफ वेट एंड ड्राई नाइट, ठीक है। डायरी बनाएंगे उसकी कि आप इतने टाइम पे कर देते हो, इतने टाइम पे ड्राई, कितने दिन तक आपने ड्राई नाइट रखा, कब बैठ रखा। वॉइड यूरिन बिफोर गोइंग टू बेड, वॉइड करवाओ उसके यूरिन को, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को जाने से पहले। चेंज वेट क्लॉथ एंड बेडिंग, जो बेडिंग पे बेड क्लॉथ हुआ है उसको चेंज करो। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड बेड टाइम, हम उसको बोलेंगे कि सोते टाइम को भी फ्लूइड इनटेक ना करे। अवॉइड पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे उसको ऐसा कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं इसकी वजह से। और पॉजिटिव रीइंफोर्स देंगे, अगर उसने बेड वेटिंग उस नाइट नहीं करी है तो हम उसको मॉर्निंग में बोलेंगे कि अरे आज तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे क्या मिलेगा, उसको मोटिवेशन होगा और वो आगे ध्यान मतलब थोड़ा थोड़ा उसके सरकारी रिदम में मेंटेन होगा। ये कंसिस्टेंट ड्राई बेड ट्रेनिंग एंड विद पॉजिटिव रीइंफोर्स अप टू सक्सेस 85%। ये जो ऊपर बिहेवियरल थेरेपी और मोटिवेशन थेरेपी के साथ साथ अगर हम इसको रीइंफोर्स देते हैं, मतलब उसको हम कोई ना कोई रिवार्ड देते हैं इस चीज़ का, तो लगभग 85% रेट इसका दर है कि जो बेड वेटिंग सही हो जाती है। एंड बेड एंड पैड अलार्म सिस्टम हैव बीन सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली 75%। अगर हम बेड ट्रेनिंग के साथ साथ उसको रीइंफोर्स देते हैं, रेंफोर्समेंट देते हैं, तो उसकी वजह से 85% चांसेस ठीक होने के। लेकिन बेड और अलार्म की वजह से कि इतने बजे उठ के जाना है तो उसके 75% चांस है अप्रॉक्सीमेटली सही होने के, विद रिप्लेस रेट दैट लोअर देन दोज इन फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में क्या होगा कि दवा जब तक दे रहे हैं तब तक वो सही हो गया, फिर रिकर होने के चांसेस हैं। पर हम ये मोटिवेशनल और बिहेवियरल थेरेपी करते हैं तो दैट इज़ गुड। अब वैसे तो इसी से ठीक हो जाएगा, ऊपर वाली जो थेरेपी हमने दे रखी है कौन कौन सी, बिहेवियरल और मोटिवेशनल। लेकिन अगर नहीं होता है इन कंडीशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर ऑल्सो देयर। तो इट इज़ यूज व्हेन नॉन फार्माकोलॉजिकल दैट इज़ बिहेवियरल और मोटिवेशनल थेरेपी फेल कर जाती है, उस केस में हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम डेस्मोप्रेशन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। डेस्मोप्रेशन क्या है, एंटी डायरेटिक एजेंट है, तो उसको हम देते हैं, ठीक है। डेस्मोप्रेशन इज अ सिंथेटिक एंटी डायरेटिक एजेंट, इट इज़ गिवन डोज ऑफ 10 to 40 मिलीग्राम पर डे एज नेजल स्प्रे। ध्यान रखना ये नेजल स्प्रे की तरह दी जाती है, नाक से दी जाती है, ठीक है ना। अंटिल चाइल्ड इज़ ड्राई फॉर 28 सक्सेसिव नाइट, ठीक है। जब तक बच्चा 28 दिन तक लगातार बेड वेटिंग नहीं कर रहा तब तक हम उसको नेजल स्प्रे देते रहते हैं। आफ्टर दैट द डोज इज ट्रैप्ड ओवर 3 वीक पीरियड, फिर उसको हम बंद कर देते हैं 3 वीक के लिए। इसके साथ साथ हम क्या कर देंगे, इमीपैरामाइन हाइड्रोक्लोराइड ऑल्टर अरोजल स्लीप मैकेनिज्म 0.9 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओरल एट बेड टाइम, ठीक है, इसको भी हम दे सकते हैं इसके अलावा। और ऑक्सीब्यूटाइनिन, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो कि ब्लैडर की जो सिग्नल्स होते हैं उसको इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या है 10 to 12 मिलीग्राम ओरली देंगे
3 से 6 मंथ। इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग ऑफ अनइनहिबिटेड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है उसको कॉन्ट्रैक्शंस को, जो सिग्नलिंग आती है अर्ज की, और जिसकी वजह से सही हो सकता है। पर ये जो जितनी भी थेरेपी हम दे रहे हैं, दीज थेरेपी कैन बी रीलैप्स और वी कैन से दी कैन बी रिकर। तो रिकर बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल मोटिवेशनल थेरेपी को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने पूरा क्या कंप्लीट किया है, पूरा आज एन्यूरोसिस या सैया मूत्र कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो लेक्चर में हम करेंगे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, PSD, इसको करेंगे कंप्लीट। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करें, और पुरानी वीडियोस को 3rd ईयर की देखते रहें, और बाकी का आते रहेंगे वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंसफुली लिसनिंग, और आगे भी वीडियोस आ रही हैं, तो ठीक है, ओके बाय।